स्त्री और पुरुष के काम क्षेत्र में रक्त वितरण की अलग अलग व्यवस्था। श्रोणि क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा में पहुंचे हुए रक्त का अधिकतम भाग पुरुष के शिशन को मिलता है। स्त्री में इस अतिरिक्त मात्रा का थोड़ा सा भाग भग क्षेत्र तथा योनि क्षेत्र को मिलता है। शेष भाग श्रोणि क्षेत्र के निकटवर्ती अन्य अंगों को मिलता है। इन अंगों में मुख्य स्तन है। गौड़ अंग संभवतः शरीर के वे भाग हैं जहां जहां काम दमक दिखाई देती है। मास्टर्स एंड जॉनसन के अनुसंधान के अनुसार संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग सेक्स फ्लश। काम दमक के जो क्षेत्र स्त्री पुरुष के एक जैसे हैं वे हैं उदर का मध्य तथा ऊपरी भाग, छाती, गर्दन तथा चेहरा। स्त्रियों के कुछ अतिरिक्त अंगों में यह दमक स्पष्ट होने के उदाहरण मिलते हैं। वे अंग हैं उदर का निचला भाग, राने, बाजू, पीठ का निचला भाग तथा नितंब। पुरुषों के ऐसे अतिरिक्त अंग हैं कंधे तथा बाजू के निचले भाग। त्वचा तथा रक्त संबंधी इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि तीक्ष्णतम स्पर्श संवेदना का अनुभव कराने वाले अंगों में पुरुष का शिशन मुंड तथा स्त्री का भग्नासा मुंड है। स्त्री पुरुष के अन्य स्पर्श संवेदी अंगों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री की त्वचा का अधिक व्यापक भाग स्पर्शग्राही है। दूसरे शब्दों में इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि कामुकता की बाहरी या भीतरी प्रेरणा की जो प्रतिक्रिया पुरुष के शिशन पर तीक्ष्णतम प्रभाव डालती है, वैसी प्रेरणा स्त्री के शरीर के व्यापक क्षेत्रफल पर मध्यम प्रभाव डालती है। कामुकता के भीतरी प्रेरकों में अगला नाम केंद्रीय स्नायु संस्थान अथवा मस्तिष्क का है। ग तीसरा माध्यम मस्तिष्क। मस्तिष्क में स्थित अंग हाइपोथैलेमस की भूमिका का परिचय पिछले प्रकरण में दिया जा चुका है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग हाइपोथैलेमस और प्रसंग अतिशक्ति तथा अंतःस्राव। अब स्पर्श से संबंधित मस्तिष्क के अन्य केंद्रों का परिचय प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में त्वचा के कुछ ऐसे बिंदुओं का परिचय दिया गया है जो अंतःत्वचा में विद्यमान होते हैं। वे बिंदु शीत, ताप, दबाव तथा वेदना की सूचना मस्तिष्क को देते हैं। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो इन सूचनाओं को स्वीकार करता है उसका नाम शारीरिक संवेदी क्षेत्र है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार 2 भागों में विभाजित इस क्षेत्र का एक छोटा भाग त्वचा के ताप और स्पर्श की सूचना मस्तिष्क को देता है। शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य सूचना का माध्यम थैलेमस का एक भाग करता है। प्रेमी का स्पर्श व्यक्ति को भला लगता है। यदि व्यक्ति के शरीर पर छिपकली आ पड़े तो उस स्पर्श की प्रतिक्रिया त्वचा तथा रक्त पर दूसरे प्रकार की होती है। इससे प्रकट होता है कि स्पर्श संवेदना केवल त्वचा तथा मस्तिष्क के शारीरिक संवेदी क्षेत्र का ही विषय नहीं है। मस्तिष्क के अन्य भाग प्रत्येक स्पर्श की अलग अलग समीक्षा करके उसे सुखद या दुखद का विशेषण देते हैं। बिना त्वचा के स्पर्श जैसी संवेदना। अब एक ऐसे स्पर्श का उदाहरण लेते हैं जिसका माध्यम त्वचा नहीं है। हिंदी की एक फीचर फिल्म काजल के एक दृश्य में नायक भीगे कपड़ों में लिपटी नायिका को देखता है और वह साहिर लुधियानवी के ये बोल गुनगुनाता है। आपके भीगे हुए जिस्म से आ जाती है, दिल को गरमाती है, जज्बात को भड़काती है। आपके भीगे हुए जिस्म से आ जाती है। यह प्रश्न यह उपजता है कि गीले कपड़ों में लिपटी नायिका को देखकर नायक ने अपने भीतर आंच कैसे महसूस की? विज्ञान कह सकता है कि यह आंच कवि की कल्पना है। व्यक्ति का तापमान नापकर इसे कल्पना सिद्ध किया जा सकता है। साथ ही यह वास्तविकता भी है कि कामोद्दीपक दृश्य देखकर त्वचा और रक्त में कुछ प्रतिक्रिया होती है जो काल्पनिक स्पर्श का आभास देती है। इससे मिलती जुलती प्रतिक्रिया किसी नायक को देखकर नायिका में भी हो सकती है। और एक वास्तविकता यह भी है कि वैसा कामोद्दीपक दृश्य
यदि 3-4 साल का बच्चा देखे तो उस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। काल्पनिक स्पर्श का यह आभास शरीर की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उपजता है। इस आभास की जड़ें कहीं मस्तिष्क के स्मृति केंद्रों में मौजूद हैं। यौन चेतना संपन्न व्यक्ति के अपने अनुभव तथा दूसरों के अनुभवों पर आधारित ज्ञान भी स्मृति केंद्रों में अंकित होकर किसी काल्पनिक स्पर्श को जन्म दे सकता है। काम संबंधी वास्तविक स्पर्श तथा काल्पनिक स्पर्श की संवेदना उपजाने के माध्यमों में अगला नाम युव सुलभ हार्मोनों का है। रक्त में मिलकर ये हार्मोन किस प्रकार त्वचा पर भीतर से प्रभाव डालते हैं, यह आगे का विषय है। घ चौथा माध्यम हार्मोन। हार्मोन और युव सुलभ हार्मोन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्मोनों के गुणधर्म के विषय में जो विवरण दिया गया है, उसमें से हमारे विषय से संबंधित तथ्यों का सार इस प्रकार है। संदर्भ 10, जिल्द 1, प्रकरण 9, प्रसंग बेसिक कॉन्सेप्ट। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति जर्मन हार्मोन से हुई है। इसका अर्थ है उत्तेजित करना। प्रत्येक हार्मोन का अपना विशिष्ट गुण धर्म होता है और प्रत्येक हार्मोन किसी निर्दिष्ट अंग या उसकी क्रिया पर प्रभाव डालता है या उसमें परिवर्तन करता है। हार्मोन में जैव सक्रियता इतनी अधिक होती है कि इनकी अति सूक्ष्म मात्रा रक्त में मिलकर बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। हार्मोनों की एक विशेषता यह भी है कि जिस अंग में वे तैयार होते हैं उस पर प्रभाव नहीं डालते, बल्कि अपने उत्पादक अंग से दूर के अंग पर प्रभाव डालते हैं। यह जानकारी सभी हार्मोनों के विषय में है। हमारा विवेच्य विषय युव सुलभ हार्मोन है। उत्तेजित करने की विशेषता हार्मोन शब्द की उत्पत्ति में है। इन युव सुलभ हार्मोनों का संबंध व्यक्ति की उर्वरा शक्ति से है। उर्वरा शक्ति युव सुलभ हार्मोनों में छिपी हुई एक संभावना है। इसका संबंध प्रजनन से है। दूसरी संभावना कामुकता है, जो व्यक्ति में छिपी उर्वरा शक्ति को प्रकट करने का कारण बनती है। ये दोनों संभावनाएं इस वास्तविकता का आभास देती हैं कि युव सुलभ हार्मोनों में कुछ प्रसारक तत्व हैं। विज्ञान ने कामुकता और प्रजनन के मध्य का संबंध तोड़ दिया है, किंतु युव सुलभ हार्मोनों में जो प्रसारक क्षमता है, उसका प्रभाव अपनी जगह स्थिर है। युव सुलभ हार्मोनों की तनिक सी मात्रा रक्त में मिलकर रक्त में यह गुण धर्म उत्पन्न करती है, जिससे रक्त शरीर के केंद्रीय स्थलों से त्वचा की ओर अधिक संचारित होता है। यह प्रसार क्षमता एक ओर स्पर्श संवेदना के रूप में अनुभव की जा सकती है, दूसरी ओर काम, दमक तथा यौनांगों के हर्ष के रूप में दिखाई दे सकती है। ड पेशियों का योगदान। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पेशियों के संकोच से ताप उपजता है। मास्टर्स एंड जॉनसन ने अपने अनुसंधानों से यह ज्ञात किया है कि कामुकता के आरंभिक 3 सोपानों में पेशियों के संकुचन की स्थिति स्त्री पुरुषों में लगभग एक जैसी होती है। संदर्भ 13, प्रकरण 17, प्रसंग मायोटोनिया। यहाँ प्रश्न यह उपजता है कि पेशियों का संकुचन तो शारीरिक व्यायाम के समय भी होता है। उस समय के संकुचन में और कामुकता के समय होने वाले संकुचन में क्या अंतर है? उत्तर यह है कि शारीरिक व्यायाम के समय युव सुलभ हार्मोनों का कोई योगदान नहीं होता। इसलिए उस समय उपजने वाले ताप के बिखेरने में रक्त की भूमिका गौण हो जाती है, श्वेत ग्रंथियों की भूमिका मुख्य हो जाती है। कामुकता के क्षेत्र में श्वेत ग्रंथियां श्रवण अवस्था में सक्रिय होती हैं। श्वेत ग्रंथियों की वह क्रियाशीलता इस पुस्तक के अंतिम प्रकरण का विषय है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 5, प्रसंग कुछ अनुसंधानों का सार तथा प्रसंग पसीने की प्रतिक्रिया। कामोद्दीपन की दृष्टि से हार्मोनों तथा पेशियों के संबंध की चर्चा करने से पहले पेशियों के विषय में मोटी जानकारी दोहरा लें। शरीर रचना संबंधी आधुनिक जानकारी के अनुसार पेशियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। संदर्भ 14, भाग 1, प्रकरण 4, मस्क्यूलर सिस्टम। 1. हृदयगत पेशियां यानी कार्डियक मसल्स तथा चिकनी पेशियां यानी स्मूथ मसल्स, इन्हें अनैच्छिक पेशियों यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स के तौर पर सामान्यतः जाना जाता है।
चिकनी पेशियों के कार्य हैं पाचन या डाइजेशन, संचार यानी सर्कुलेशन, श्रवण यानी सीक्रेशन तथा मल विसर्जन यानी एक्सक्रिएशन। 2. कंकालगत पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स, इन्हें कभी कभी ऐच्छिक पेशियां यानी वॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। कई स्थितियों में इनका कार्य अनैच्छिक भी होता है। कामोद्दीपन की अनुमानित प्रक्रिया। कामोद्दीपन में पहली प्रेरणा संभवतः मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क को प्रेरित करने का कारण अतिशक्ति की विशेष घनीभूत मात्रा भी हो सकती है। कोई कामोत्तेजक विचार या कामोत्तेजक सामग्री भी। प्रेरक घटक चाहे कोई हो, उसकी कार्य प्रक्रिया में संभवतः पहले श्रवण संबंधी ग्रंथियों की पेशियां भाग लेती हैं। उनमें से पहली प्रतिक्रिया युवसुलभ ग्रंथियों के श्रवण की हो सकती है। यह श्रवण कामुकता की सुप्त भावना यानी फीलिंग को संवेग यानी इमोशन का रूप देता है। सुप्त भावना का कारण मूल युवसुलभ हार्मोन हो सकते हैं। उन्हें भाव का रूप देने के कारण मुख्य युवसुलभ हार्मोन हो सकते हैं। मुख्य युवसुलभ हार्मोन संभवतः एड्रिनल मध्य भाग को उद्दीप्त करते हैं, जिससे काम भाव, काम आवेश का रूप धारण करता है। इस संभावना का कारण यह है कि कामावेश के अनिवार्य लक्षणों में बहुत से ऐसे हैं जो एड्रिनल मध्य भाग के श्रवण का परिणाम बताए जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग। मसलन सांस की गति, रक्तचाप तथा हृदय गति में वृद्धि, कंकालगत पेशियों को रक्त की अधिक मात्रा का मिलना इत्यादि। अनुमान है कि युवसुलभ हार्मोनों तथा उसके सहायक हार्मोनों के रक्त में सम्मिलित होने से हृदयगत पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ती है। शरीर की स्वायत्त व्यवस्था के अंतर्गत पाचन संस्थान का अप्रयुक्त रक्त कंकालगत पेशियों की ओर तथा श्रोणीय प्रदेश की ओर प्रवाहित होता है। अनुमान के अनुसार पेशियों के संकुचन के क्रम में पहले श्रवण संबंधी पेशियां, फिर हृदयगत पेशियां, तत्पश्चात कंकालगत पेशियां भाग लेती हैं। इससे रक्त के ताप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इस तप्त रक्त का कुछ भाग यौनांगों को हर्षित करता है तथा कुछ भाग अंतस्त्वचा स्थित संवाहक तंत्र द्वारा शरीर के अन्य भागों की स्पर्श संवेदना बढ़ाता है। आवश्यकता और आविष्कार के शाश्वत संबंध के अनुसार किशोरावस्था की ओर बढ़ता व्यक्ति अपने शरीर के वे अंग खोज लेता है जो स्पर्श संवेदना को तीक्ष्ण बना लेते हैं। यौन चेतना से पहली बार परिचित होने वाले व्यक्ति की खोज में यदि कोई कमी रहती है तो उसका कोई ऐसा साथी उसका सहायक बनता है जो यौनांगों के स्पर्श सुख का अनुभव कर चुका होता है। यौनांग पर स्पर्श प्रगाढ़ करके या प्रगाढ़ करा के व्यक्ति एक नई किस्म की सिहरन से परिचित होता है। यह सिहरन शरीर में संचित अतिशक्ति के ताप के रूप में बदले जाने का फल होती है। अतिशक्ति का ताप के रूप में बदलना ही अतिशक्ति का विसर्जित होना है। इस विसर्जन का पुरस्कार होता है एक नए किस्म के हल्केपन का आभास। इस नए सुखद अनुभव की स्मृति व्यक्ति के मस्तिष्क में रच बस जाती है। इस सुखद सिहरन तथा हल्केपन को व्यक्ति जब कभी फिर से पाना चाहता है तो अपने यौनांग पर स्पर्श प्रगाढ़ करके या करा के फिर से वैसी अनुभूति पा लेता है। विपरीत प्रक्रिया से हार्मोनों का दोहन। अभी जिस बेचैनी और सिहरन की चर्चा हुई है, इसका प्रेरक घटक अतिशक्ति की सघन अवस्था है। हाइपोथैलेमस से युवसुलभ ग्रंथियों तक की श्रृंखला के स्राव इस प्रेरणा को क्रियान्वित रूप देते हैं। इसे विपरीत विधि द्वारा भी हार्मोनों के स्रवण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। वह यूं कि व्यक्ति को जब प्रगाढ़ स्पर्श का अनुभव अधिक सुखद लगने लगता है तो उसे इस सुख की चाट पड़ जाती है। प्रगाढ़ स्पर्श का चटोरा व्यक्ति अपनी काम भावना को काम भाव के रूप में बदलने के लिए यौनांगों पर स्पर्श बढ़ाता है। इससे युव सुलभ ग्रंथियों से हाइपोथैलेमस तक के स्रवण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शरीर में ताप उत्पन्न होने लगता है। उसे विपरीत प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि इसकी प्राथमिक प्रेरणा
हाइपोथैलेमस नामक मूल से नहीं होती, बल्कि त्वचा पर स्पर्श प्रगाढ़ करके हाइपोथैलेमस को क्रियाशील किया जाता है। कामोद्दीपक दृश्यों के कारण या काम तुष्टि के साधनों की मौजूदगी के कारण हार्मोनों का यह दोहन किसी भी समय किया जा सकता है। शरीर में अतिशक्ति की पर्याप्त मात्रा न होने पर भी जीवन शक्ति ताप में रूपांतरित होकर व्यक्ति को कामोवेश से सराबोर कर सकती है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है जब तक शरीर में जीवन शक्ति की तनिक सी भी मात्रा मौजूद रहती है। जीवन शक्ति के सीमा से अधिक रूपांतरण होने से शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है। यह प्रगाढ़ स्पर्श यदि मात्र यौनांग की त्वचा तक सीमित रहता है तो उसके बाद की शमन अवस्था में हल्केपन का आभास भी सीमित होता है। इस आभास को गहरा बनाने के लिए प्रगाढ़ स्पर्श का खोजी व्यक्ति त्वचा के अधिक व्यापक क्षेत्रफल पर स्पर्श प्रगाढ़ बनाना चाहता है। इससे प्राक क्रीड़ा की विधियों और रति क्रिया के नए नए आसनों का आविष्कार होता है। प्राक क्रीड़ाएं आदि काल से काम सुख बढ़ाने का आवश्यक उपाय मानी जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है कंकालगत पेशियों का संकोचन बढ़ाकर त्वचा के अधिक व्यापक क्षेत्रफल द्वारा ताप की विसर्जन करना। भारत के प्राचीन काम शास्त्रियों ने काम सुख बढ़ाने के लिए जो आसन तथा आलिंगन की विधियां सुझाई हैं, वे वास्तव में शरीर की अधिकतम पेशियों का संकोचन बढ़ाने के उपाय हैं। आलिंगन तथा आसन की कुछ विधियां इस पुस्तक के परिशिष्ट में उद्धृत कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक परिशिष्ट भाग 1 प्रसंग 8 प्रकार के आलिंगन प्रसंग मैथुन सुख बढ़ाने वाले कुछ आसन। यहाँ उदाहरण के तौर पर वात्स्यायन के केवल एक सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। संदर्भ 15/2/5/36। काम सुख बढ़ाने के ये उपाय इसी क्रम से निरंतर काम सुख की वृद्धि करते हैं। 1 आलिंगन, 2 चुंबन, 3 नख क्षत अर्थात यौन सहचर की त्वचा पर नख से निशान बनाना, 4 दंत क्षत यानी यौन सहचर की त्वचा पर दांतों से निशान बनाना, 5 प्रहार यानी शरीर के स्पर्शग्राही स्थानों पर हथेली से चोट लगाना, 6 शीतकार यानी काम सुख की तीव्रता के समय मीठे दर्द की अभिव्यक्ति में स्त्री का सी करना। ये सभी क्रियाएं एक और शरीर के अधिकतम भाग की पेशियों को शामिल करके शरीर में अधिक ताप उपजाती हैं। दूसरी ओर त्वचा का स्पर्श सुख बढ़ाने के लिए दंत, नख आदि नवीन उपकरणों के प्रयोग का सुझाव देती हैं। इससे शरीर के अधिक व्यापक क्षेत्र की त्वचा रक्त से प्लावित होती है, जिससे पूरे शरीर की स्पर्श संवेदना का विकास होता है और यह विकसित स्पर्श संवेदना यौनांगों की स्पर्श संवेदना को तीव्रतम बनाती है। यहाँ प्रश्न यह उपजता है कि नख क्षत, दंत क्षत आदि क्रियाओं से तो कर्म पात्र की त्वचा पर श्रम बढ़ता है, कर्ता पात्र को स्पर्श संवेदना का सुख कैसे मिलता है? उत्तर है, आरंभ में काल्पनिक स्पर्श सुख, बाद में वास्तविक स्पर्श सुख। यह इसलिए कि प्राक क्रीड़ाएं सामान्यतः एक तरफा नहीं रहती, लौटकर कर्ता पात्र को भी मिलती हैं। पेशियों के संकोचन से उत्पन्न ताप का रक्त और त्वचा द्वारा यह विसर्जन तब तक जारी रहता है जब तक अतिशक्ति की तत्कालीन संचित मात्रा पूरी तरह से निचुड़ नहीं जाती। अतिशक्ति से निचुड़ी अवस्था को कामुकता की चौथी अवस्था अर्थात शमन अवस्था कहा गया है।